आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये वाले क्वेश्चंस अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरीके से कर रखा है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। साथ ही साथ इसमें आने वाले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपको सीखने को मिलेंगे ताकि आपका ये जो चैप्टर है अच्छे तरीके से कवर हो सके। जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, लैम्डा फेज के जेनेटिक मटेरियल का और न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी होती है वो हमें बताना है। इसका आंसर है जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए और इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होंगे 48,502। देखो लैम्डा को हम इस तरीके से लिखते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा उल्टा करें तो हम 4 देख पा रहे हैं इसके अंदर। तो आप डायरेक्ट जहाँ 4 है ना स्टार्टिंग में तो उसको पकड़ लेना और लैम्डा फेज के बेसिस पे 48,502 को कर देना। इसके अलावा कई बार क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आता है 5x174। इसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? इसके अंदर होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर होता है जो न्यूक्लियोटाइड के नंबर होते हैं वो होते हैं 5386। अगला जो आता है इसके अंदर कई बार इकोलाई के बारे में भी पूछ लिया जाता है आपको। इकोलाई का याद रखना आपको 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर हो गया, ठीक है। कई बार ह्यूमन बींग से रिलेटेड भी पूछा जाता है, ह्यूमन बींग के अंदर कितना होता है, तो आपको याद रखना है 3 × 10⁻9 बेस पेयर। ह्यूमन बींग का तो आपको पता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। और इकोलाई के अंदर बात करें तो डबल स्टैंडर्ड रहेगा और इसके अंदर क्या रहता है, सर्कुलर डीएनए रहता है। इकोलाई के अंदर क्या रहता है, सर्कुलर डीएनए रहता है। ह्यूमन बींग के अंदर कैसा हो गया, ह्यूमन बींग के अंदर होता है लीनियर। ये छोटी सी बात इसमें अपन ने ऐड कर दी। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, जेड डीएनए में बेस पेयर की संख्या और हेलिकल के बीच की दूरी बतानी है। तो जेड डीएनए और बी डीएनए में जो डिफरेंस है वो बहुत बार पूछा जाता है, तो हम इसका जो डिफरेंस है उसको देखते हैं। पहले तो इसका आंसर बता देता हूं मैं आपको। जेड डीएनए के अंदर बेस पेयर की संख्या कितनी रहेगी पर हेलिक्स 12 और हेलिक्स के बीच की जो दूरी है, दो हेलिक्स के बीच की दूरी कितनी रहेगी 18 एंगस्ट्रॉम की। यहाँ हम देखते चलते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस को। तो देखना आप, हम इधर लिख लेते हैं बी डीएनए और इधर लिख देते हैं जेड डीएनए। देखो जो जेड डीएनए होता है वो क्या आता है, लेफ्ट हैंडेड होता है, पहली बात। और जो बी डीएनए होता है वो कैसा रहता है, राइट हैंडेड। दूसरा पॉइंट, जो जेड डीएनए होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उसकी रिपीटिंग नंबर रहते हैं। जैसे अगर हम बी डीएनए में देखें तो एडेनिन के साथ थाइमिन और ग्वानिन के साथ में क्या रहता है, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से। जबकि जेड डीएनए के अंदर क्या रहता है कि एक यूनिट बार बार रिपीट होती है और वो रिपीटिंग यूनिट कितनी रहती है, 2 टाइम्स। तो रिपीटिंग यूनिट जो आती है, रिपीटिंग यूनिट वो जेड डीएनए में कितना रहेगा, 2 टाइम्स। आगे हम बात करें तो जो बी डीएनए होता है, जैसे हम बी डीएनए को इस तरीके से बनाते थे, इसको हम एक हेलिक्स बोलते थे, एक टर्न बोलते थे इसको। और आपने देखा होगा कि दो नाइट्रोजनस बेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रहता था, 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक शुगर के साथ में बेस पे जुड़ा यहाँ रहता, एक यहाँ रहता, दोनों के बीच में जो डिफरेंस वो रहता 3.4 एंगस्ट्रॉम। और टोटल ये जो हेलिक्स है उसके अंदर कितने रहते थे, 10 बेस पेयर। तो हेलिक्स की डिस्टेंस कितनी हो गई फिर 34 एंगस्ट्रॉम, समझे आप। जबकि जेड डीएनए में क्या रहता है, हेलिक्स के अंदर पर जो यूनिट है, जैसे मान लो इसका जेड डीएनए की स्ट्रक्चर ये बने, ठीक है, तो दो बेस पेयर के बीच में राइजिंग पर बेस पेयर बता सकते हैं हम कितना रहता है, इसके अंदर 3.8 एंगस्ट्रॉम का रहता है। याद रखना, थोड़ा सा उठाव रहता है 3.8 एंगस्ट्रॉम का। और इस पूरे हेलिक्स के अंदर टोटल नंबर यूनिट कितने रहेंगे, 12। तो अपन हेलिक्स की जो पूरी लेंथ है वो बताना चाहें या एक टर्न की जो लेंथ है वो बताना चाहें, तो इसको 3.8 को हम जब इस 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्न ऑफ हेलिक्स अपन बताना चाहें तो वो कितना आएगा, 45.6 एंगस्ट्रॉम। ये याद रखना, 45.6 एंगस्ट्रॉम ये होता है किसके अंदर, जेड डीएनए के अंदर। तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस ये आपको याद रखना है। अब लास्ट जो अपन क्वेश्चन के बेसिस पे बात करें तो ये दोनों जो एंटी पैरेलल जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर हैं, जो दो स्ट्रैंड चलते हैं एंटी पैरेलल, एक 5 से 3 चलता है और एक 3 से 5 चलता है, इस तरीके से, ठीक है। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है अगर बी डीएनए की बात करें तो वो रहता है 20 एंगस्ट्रॉम का और जेड डीएनए आएगा तो वो कितना रहेगा, 18 एंगस्ट्रॉम का। आई होप बी डीएनए और जेड डीएनए आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टेमिनिज्म की खोज किसने की। टेमिनिज्म के बारे में बताना है अपन को। आपने देखो सबसे पहले सेंट्रल डोगमा जब हम पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन।
डीएनए से जब डीएनए बनता है उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। और ये डीएनए आगे चलकर क्या बना सकता है, एमआरएनए बना सकता है। एमआरएनए बनने को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से क्या बनती है अपने पास, प्रोटीन, और उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि अगर एक जीन एक्सप्रेस होती है तो उसके अंदर दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो हो रहा है उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और एक हो रहा है ट्रांसलेशन। कई बार क्या होता है, कुछ जो वायरस होते हैं उन वायरसेस के अंदर क्या रहता है, ये एमआरएनए है वो वापस से कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, डीएनए के अंदर, और उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, सीडीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के लिए एक स्पेशल एंजाइम काम में आता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्टेज, आपको ये नाम याद रहना चाहिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या करता है, एक प्रोसेस करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से डीएनए के बनने को अपन ने क्या बोल दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब इसके बारे में डिस्कवरी किसने की, एच टेमिन और डी बाल्टीमोर ने। कब की, 1970 के अंदर। इसलिए इस प्रोसेस को हम टेमिनिज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टेमिनिज्म। ये सिंपल हो गया किसके बारे में, टेमिनिज्म के बारे में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम शब्द और न्यूक्लियोसोम मॉडल किसने दिया। देखो न्यूक्लियोसोम जो शब्द है वो किसने दिया, ओडेट और उनके साथियों ने 1975 में। और न्यूक्लियोसोम जो मॉडल है वो किसने दिया था, कॉर्नबर्ग एंड थॉमस ने 1975 के अंदर। देखो इस डायग्राम के अंदर हम अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं कि अपने पास ये डीएनए है एक, और ये डीएनए क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स होता हुआ कौन सी स्ट्रक्चर बना रहा है, क्रोमोसोम। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत कहाँ पड़ी वो देखते हैं हम। देखो आपको ये याद रखना है कि एक सेल नॉर्मली कितने आमाप की होती है, अपने पास होती है 30 माइक्रोन मीटर की, बहुत छोटी सेल है। और उसके अंदर अगर हम डिप्लॉइड सेल की बात करें तो उसके अंदर डीएनए रहता है 2.04 मीटर का डीएनए, इतना बड़ा डीएनए रहता है इतनी छोटी सेल में। तो ये बात तो श्योर है कि ये इतना तभी रह पाएगा इसके अंदर कि ये बहुत ज़्यादा कंडेंस हो। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल बताएं कि अपने पास एक छोटा सा बॉक्स है और उसके अंदर हम 5 किलोग्राम जो कॉटन है, रुई है, उसको अंदर डालना चाहिए, तो तभी डाल पाएंगे कॉटन को जब वो बहुत ज़्यादा क्या हो, कंडेंस हो। तो उसी तरीके से एक सेल में डीएनए तभी रह पाए जब डीएनए क्या हो, कंडेंस हो। तो डीएनए के कंडेंसेशन की अलग अलग स्टेप्स रहती हैं, अलग अलग फेजेज के ऊपर डीएनए क्या होता है, कंडेंस होता है। वो फेजेज यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और लास्ट जो कंडेंस अपन स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम क्रोमोसोम। ठीक है, क्योंकि अपन ने एक क्वेश्चन न्यूक्लियोसोम से रिलेटेड लिया, तो जो फर्स्ट स्टेप ऑफ कंडेंसेशन है उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से उसको जानते हैं। अब देखो एक्चुअली ये चीज़ है क्या, देखो अपने पास 2 मीटर का जो डीएनए है, वो 2 मीटर का जो डीएनए है वो कंडेंस होकर न्यूक्लियोसोम बना रहा है 10 नैनोमीटर का। इस कंडीशन के अंदर देखो एक प्रोटीन काम में आ रही है, उसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। कई बार इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। हिस्टोन प्रोटीन देखो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, H2A, H2B, H2B, H3 और ये हो गया H4। ठीक है, इनके दो जो देखो ये जो 2 नैनोमीटर का डीएनए है ये पैक होता है और क्या बनाता है अपने पास, न्यूक्लियोसोम बनाता है 10 नैनोमीटर का। इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन आएगी, हिस्टोन प्रोटीन, और वो क्या बनाती है, हिस्टोन ऑक्टामर को बनाती है। किसको बनाएगी, हिस्टोन ऑक्टामर को। अब ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है, चूंकि ये प्रोटीन है तो हिस्टोन ऑक्टामर के अंदर कितनी प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर में कितनी प्रोटीन्स रहती हैं, ये 4 प्रोटीन, H2A, H2B, H3 और ये हो गया H4। ठीक है, इन सभी की 2 कॉपी रहती हैं, याद रखना ये बात। तो 4 मिलकर क्या बना लिया, फिर ऑक्टामर बना लिया। इस ऑक्टामर के चारों ओर क्या होता है, डीएनए लिपटा हुआ रहता है, और डीएनए इस तरीके से लिपटा हुआ है, जैसे मान लो ये ऑक्टामर है, ये 4 हो गए, 4 इसके पीछे हो गए, तो डीएनए ने एक राउंड पूरा किया, दूसरा राउंड पूरा करने से पहले वो अगले के पास चला गया। मेरी बात समझे आप, कि जैसे अगर इसको थोड़ा सा अलग कलर से हम देखें तो जैसे यहाँ पर ये लिपट रहा है इसके साथ में, तो ये जो स्ट्रक्चर बन रही है ये एक राउंड पूरा किया, दूसरा करने से पहले ही अगले के पास चला गया, तो इसने कितना राउंड कंप्लीट किया, 1 सही 3/4। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि एक ऑक्टामर से निकलने वाला जो डीएनए जब अगले ऑक्टामर के पास में जाता है तो कितना राउंड कंप्लीट करता है, ये तो आपको याद रखना 1/3। ठीक है, 2 कंप्लीट नहीं कर पाएगा ये। अब ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये एक ऑक्टामर इसने पूरा किया, फिर अगले के पास में से लिपट के अगले के पास में गया ये। ठीक है, तो ये जो डीएनए 2 ऑक्टामर के बीच वाला ये जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। ये क्या रहेगा, लिंकर डीएनए। और इतना जो स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसोम।
ठीक है, ये न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडी हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर ये जो डीएनए इतना, वो कितना बेस पेयर का रहेगा, 200 बेस पेयर का, 200 बेस पेयर का रहेगा। कई बार इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो न्यू बॉडी है या जो इसके चारों ओर ये जो डीएनए लिपटा हुआ है उसको अपन न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, और जो स्टोन ऑक्टामर के साथ में जुड़ा हुआ है वो क्या बनाएगा, न्यू बॉडी बनाएगा। ठीक है, अब ये इसके साथ चिपका हुआ क्यों रहता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो याद रखना डीएनए के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, डीएनए के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज, और स्टोन के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए 2 अमाइनो एसिड काम में आते हैं इसमें, एक तो होता है आर्जिनिन, चूंकि ये प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड से मिलकर बना होगा, एक तो होता है आर्जिनिन और एक होता है इसके अंदर लाइसिन। इन लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से कौन सा चार्ज रहता है स्टोन प्रोटीन के ऊपर, पॉजिटिव। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, ये बात किसने प्रूव की कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, ये बात प्रूव किसने की। तो हमें बताना है इसके अंदर कि इसके प्रूव करने से रिलेटेड जो साइंटिस्ट है उसमें आता है एवरी, मैक्लियोड और मेकार्टी। ये 3 साइंटिस्ट आते हैं इसके अंदर, मेकार्टी। सबसे पहले आपने देखो याद रखना है, इसमें कई बार बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया था, ग्रिफिथ ने। आपको पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट था वो किसने किया था, ग्रिफिथ ने। बट उन्होंने ये बात को प्रूव नहीं किया कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। उन्होंने तो ये बात बताई थी कि कुछ मटेरियल होते हैं जो एक स्ट्रेन से दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, बट वो है क्या ये बात उनको पता नहीं था। इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट था एवरी, मैक्लियोड और मेकार्टी का, उससे ये बात प्रूव हुई कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके लिए उन्होंने 2 एंजाइम काम में लिए, एक तो डीएनएज बोलते हैं, एक आरएनएज बोलते हैं, और साथ ही साथ में प्रोटीएज को भी उन्होंने काम में लिया, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हर्शे व चेज के प्रयोग कौन से वायरस के ऊपर किए गए। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। हर्शे और चेज ने क्या किया था, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है उसको प्रूव किया था, ठीक है, और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने एक वायरस को काम में लिया, और वो वायरस कौन सा है, टिट्टू बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज है तो किसको इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, और उससे उन्होंने प्रूव किया कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं थोड़ा सा। देखो हर्शे और चेज ने देखो क्या बताया कि देखो ये बैक्टीरिया है और ये क्या हो गया, बैक्टीरियोफेज। इस बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया की प्रोटीन को जो था, बैक्टीरियोफेज की जो प्रोटीन थी उसको रेडियो लेबल्ड कर दिया, प्रोटीन को रेडियो लेबल्ड कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या देखा कि 3 प्रोसेस कंप्लीट करवाई, एक को बोल दिया इन्फेक्शन, दूसरे को बोल दिया अपने ब्लेंडिंग, और तीसरे को बोल दिया सेंट्रीफ्यूगेशन। ये पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि इसका जो बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया के पास में क्या होता है कि क्योंकि प्रोटीन को यहाँ पर हमने क्या किया, रेडियो लेबल्ड किया, और प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल के रूप में होती नहीं है, तो उन्होंने देखा कि इस बैक्टीरिया में से किसी प्रकार की रेडियो एक्टिविटी नहीं आ रही है। और सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद में उन्होंने देखा कि रेडियो एक्टिविटी वो कहाँ मिल रही है, सुपरनेटेंट में मिल रही है, न कि सेल में से। सुपरनेटेंट का मतलब इसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन था उसमें, अगर इस सेल में मिलती तो हम ये बोलते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर उन्होंने क्या किया, P32 को एज ए रेडियो लेबल्ड काम में लिया। तो आपको ये भी याद रखना है इसके लिए S35 और P32। तो देखो S है, इस तरीके से आप बोलते हैं इसको, तो ये 35 को भी हम ऐसे लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रख लेना इसको कि S35 काम में लिया प्रोटीन के लिए, और P32 काम में लिया रेडियो एक्टिव लेबल्ड के लिए, वो लिया डीएनए के लिए। फिर उन्होंने क्या दिखा, 3 एक्सपेरिमेंट इसको करने के बाद में, कि ये वाली जो सेल है इसे रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हो रही है। इसका मतलब जो जेनेटिक मटेरियल था इस बैक्टीरियोफेज से किस में चला गया, इस सेल के अंदर चला गया। इसका मतलब डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। ये बात हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट से प्रूव होती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपने पास, मेसलसन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट के अनुसार दूसरी जनरेशन में, आपको बताना सेकेंड जनरेशन में N14 और N15 के कितने स्ट्रैंड मिलते हैं, N14 और N15 के कितने स्ट्रैंड मिलते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको भी हम एक फिगर से देखते हैं। देखो मेसलसन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में हम देख पा रहे हैं कि जो डीएनए है जिसके पास अपने काम में लिया N15 एज ए आइसोटोप, N15 को काम में लिया सबसे पहले अपने, और वो इसके अंदर आसानी से इनकॉर्पोरेट हो गया, मतलब अपने नाइट्रोजन का सोर्स काम में लिया और ये डीएनए के अंदर चला गया। फिर अपने 20 मिनट के बाद में पहली जनरेशन के अंदर किसको काम में लिया, N14 को काम में लिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव होती है कि डीएनए की कौन सी नेचर होती है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब जैसे ये डीएनए, देखो ये डीएनए है, तो जब ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है तो एक स्ट्रैंड तो ये काम में आ जाता है और दूसरा स्ट्रैंड ये काम में आ जाता है। फिर इसके साथ इसके सामने होता है वो नया स्ट्रैंड बन जाता है इस तरीके से, और इसके सामने नया बन जाता है। फिर आगे चल के ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, फिर और नया बन जाता है। इस तरीके से एक जो डीएनए का पार्ट है वो तो रहता है इसके अंदर पेरेंटल, और दूसरा रहता है डॉटर।
समझे आप। तो ये डीएनए की जो नेचर होती है उसको अपन सेमी कंजर्वेटिव नेचर बोलते हैं, मतलब हाफ तो कंजर्व रह गया और हाफ न्यूली सिंथेसाइज हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने प्रूव किया इस बात से कि किस तरीके से ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर मेंटेन रह पाती है। आगे देखो, तो जब ये पहली जनरेशन उन्होंने देखी तो हाफ पोर्शन के अंदर तो क्या आ गया, N15 आ गया, और हाफ के अंदर क्या आ गया, N14। फिर वापस से उन्होंने अगली जनरेशन के अंदर क्या काम में लिया, N14 को काम में लिया। अब वापस से N14 को काम में लिया तो उनके पास कितने स्टैंड बने, 8 स्टैंड यहां पर बने। ठीक है, इस तरीके से आप सेकेंड जनरेशन में देख पाओगे कि अपने पास N14 के 6 स्ट्रैंड आ रहे हैं। देखो 2, ये 2 4 और एक इसमें से, एक इसमें से। और N15 के कितने आ गए, एक इसमें से आ गया, एक इसमें से आ गया, तो 2 स्ट्रैंड ये हो गए। तो टोटल अपने पास जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है अपने पास, 3:1। मतलब अगर इसको 6:2 करें पहले अपन, तो अपने पास 3:1 का अनुपात आता है यहाँ पर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन से टाइप के बैक्टीरिया को काम में लिया था। ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसने कौन से बैक्टीरिया को काम में लिया। तो ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 स्ट्रैंड काम में लिए इस बैक्टीरिया के, जिसको अपन स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से जानते हैं। एक को हम बोलते हैं R2 और एक को बोलते हैं S3। S3 स्मूथ है और R2 क्या, रफ है। तो जो कैप्सुलेटेड होगा वो स्मूथ रहेगा, ये कैप्सुलेटेड होता है, और ये क्या रहेगा, रफ रहेगा। तो इसके पास जो पैथोजेनिक कैपेसिटी है वो ज़्यादा रहेगी, इसके पास पैथोजेनिक कैपेसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट में उसने काम में लिया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे देखो, क्वेश्चन है अगला, डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर के रूप में हम सम्मिलित करेंगे कि डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस रहता है। तो एक तो आपको याद रखना, अब्सेंस ऑफ 2' फ्री OH। तो जब अपन शुगर बनाते हैं तो अगर डीएनए रहेगा तो ये जो सेकंड नंबर कार्बन है उसके ऊपर डीएनए अगर होगा तो उसके अंदर क्या रहेगा, OH जो है वो एब्सेंट रहता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सिर्फ H प्रेजेंट रहता है। और अगर आरएनए होगा तो उसके अंदर क्या रहता है, OH। आपको याद रखना है इसमें, आरएनए होगा तो उसमें थाइमीन के स्थान पर क्या रहेगा, यूरेसिल। आरएनए होगा तो उसमें सिंगल स्टैंडर्ड नेचर रहेगी, जबकि डीएनए की क्या रहती है, डबल स्टैंडर्ड नेचर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोकैरियोट कोशिका में कितने प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए पॉलीमरेज पाए जाएंगे 3 टाइप के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज उसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें से हम बात करते हैं, जब प्रोकैरियोटिक सेल में कितने प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज पाए जाएंगे, तो 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। फोर्थ और फिफ्थ अगर हम स्टैंडर्ड क्लास में देखते हैं तो वो भी होते हैं, बट आपको 3 याद रखने इसमें। और अगर यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो उसको अलग प्रकार हैं, अल्फा, बीटा, गामा, आयोटा, कप्पा, अलग अलग टाइप्स के होते हैं इसके अंदर। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो मेन पॉलीमराइजेशन करता है वो थर्ड करता है, और ये जो फर्स्ट होता है उसके पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, एक स्पेशल फीचर है। और इन सभी के पास 3' to 5' जैसे सेकंड और थर्ड है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, और साथ ही साथ 5' to 3' इसके पास होती है पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी क्या होती है, पॉलीमराइजेशन का मतलब डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो हमेशा 5' to 3' होगा। ठीक है, और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब अगर डीएनए बन रहा है इस तरीके से और डीएनए अगर गलत जुड़ गया तो उसको रिमूव करने के लिए प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, उसको अपन बोलते हैं 3' to 5' एक्टिविटी। और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी इन दोनों के पास में प्रेजेंट होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल आरएनए वो कौन सा है। तो देखो 3 टाइप के आरएनए हो गए, एक तो होता है mRNA, एक होता है rRNA और एक होता है tRNA। अगर स्टेबिलिटी की बात करें अपन तो सबसे ज़्यादा होती है किसके पास, rRNA के पास में। उसके बाद में स्टेबिलिटी पाई जाती है किसके पास, tRNA के पास। और mRNA का सिर्फ 2 मिनट का लाइफ टाइम होता है, उसके बाद में ख़त्म हो जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज भी किसका रहता है, rRNA का। 80% जो सेल के अंदर वो रहता है rRNA। उसके बाद में tRNA रहता है 15% और mRNA कितना रहता है, सिर्फ 5%। ये बात होगी इसकी। आगे चलते हैं क्वेश्चन 12 की ओर। आरएनए पॉलीमरेज किन पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होता है। देखो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। मतलब ये आरएनए पॉलीमरेज चूंकि ये एंजाइम है तो प्रोटीन से मिलकर बना होगा, तो इसके अंदर बनाने के लिए जो पॉलीपेप्टाइड काम में आते हैं वो अल्फा 2, बीटा, बीटा डेस, ओमेगा और साथ ही साथ में सिग्मा। ये याद रखना आपको। ये तो कोर बनाते हैं इसका पोर्शन, और इन दोनों को जब साथ में जोड़ते हैं तो अपन होलो एंजाइम कॉन्सेप्ट देते हैं। मतलब ये सभी मिलकर बनाते हैं होलो एंजाइम। इसके अंदर जो ओमेगा है वो तो किसका काम करेगी, स्टेबिलिटी का। आप याद रख लेना, स्टेबिलिटी के बारे में पूछते हैं कई बार। बीटा डेस क्या करती है, बीटा डेस
जो एनटीपीज हैं उनको ऐड करती है। एनटीपीज का मतलब होता है, देखो आरएनए पॉलीमरेज है तो क्या बनाएगा, आरएनए को बनाएगा। तो आरएनए बनेगा कब, जब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का जो काम आरएनए पॉलीमरेज की कौन सी यूनिट करेगी, बीटा डेज करेगी। और ये जो सिग्मा है, सिग्मा वो रिकॉग्नाइज करेगी किसको, डीएनए को। डीएनए का एक पर्टिकुलर जो पोर्शन है उसको पहचानेगी तभी तो जाकर आरएनए पॉलीमरेज उसके साथ जुड़ेगा। तो जो पहचाने का काम है वो कौन करेगी, ये सिग्मा करेगी। हम जब बात करें किसकी, प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो प्रोकैरियोट्स में ये काम कौन कर रहा है, सिग्मा फैक्टर कर रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एमआरएनए का संश्लेषण यूकेरियोटिक कोशिका में कौन से आरएनए पॉलीमरेज से होता है। तो देखो जो हम बात करते हैं यूकेरियोट की, तो जो यूकेरियोट्स हैं उन यूकेरियोट्स के अंदर देखो अपने पास 3 टाइप के आरएनए हो गए। एक को अपन ने बोल दिया आरआरएनए, एक को बोल दिया एमआरएनए और एक को बोल दिया टीआरएनए। इसको सिंपल बोले तो हमने लिख दिया रामावतार, ठीक है, रामावतार। अब देखो सिंपल सा बताएं तो फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड हो गया। मतलब अगर अपने पास आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होगा तो अपने कौन क्या सिंथेसाइज करेगा, आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड होगा तो एमआरएनए, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होगा तो टीआरएनए। बट आपको एक डिफरेंस याद रखना है इसके अंदर, एक जो 5S आरएनए होता है ना, ये 5S आरआरएनए, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये है तो आरआरएनए बट इसको बनाएगा क्या, टीआरएनए। एक होता है एसएन आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, इसको भी कौन बनाता है, ये आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इसको बनाएगा। तो जो टीआरएनए को बना रहा है वही किसको बना रहा है, 5S आरएनए को बना रहा है कौन, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। एचएन आरएनए की केपिंग कौन से एंजाइम के द्वारा की जाती है। तो ये देखो केपिंग और टेलिंग 2 प्रोसेस आती हैं, वो याद रखना। ये डीएनए है, इस डीएनए से ये बन गया एमआरएनए। तो सबसे पहले अपने पास बनता है एचएन आरएनए, ठीक है। एचएन आरएनए में क्या होता है, कुछ एक्सोन रहते हैं और कुछ इंट्रॉन रहते हैं। उनमें से इंट्रॉन को अलग कर दिया जाता है और एक्सोन को अलग कर दिया जाता है, फिर एक्सोन को जोड़ा जाता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्प्लाइसिंग। उसके बाद में अपने पास क्या बनती है, अपने पास जो बनता है वो बनता है एक्चुअल एमआरएनए। ये आपको बात याद रखनी है। तो इस प्रोसेस के अंदर अपने पास जो एमआरएनए बनता है वो एमआरएनए, देखो एमआरएनए जो बनता है अपने पास वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है। ये बन गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो एमआरएनए अपने पास बनता है, उस एमआरएनए के अंदर उसको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ तो होती है उसकी केपिंग, 5 प्राइम के ऊपर तो उसकी होती है केपिंग, और 3 प्राइम के ऊपर होती है उसकी टेलिंग। मतलब उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ प्रोटीन वहाँ पर जुड़ जाती हैं। तो यहाँ केपिंग कौन कराता है, केपिंग कराता है ग्वानाइल ट्रांसफेरेज। ग्वानाइल ट्रांसफेरेज क्या करता है, जीटीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, जीडीपी में। याद रखना आप, जीटीपी को कन्वर्ट कर देता है जीटीपी में। और जो एक मोनोफॉस्फेट रिलीज होती है उसके साथ में 6-7 पोजीशन जो होती है उसके साथ में मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है। तो मिथाइल ग्रुप जब ग्वानिन की 7 पोजीशन पे ऐड हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम 7-AMG। आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे जब आपने इस टॉपिक को पढ़ा है। तो 7 मिथाइल ग्वानिन ऐड हो जाता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, केपिंग बोलते हैं। आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये प्रोसेस कौन करवा रहा है, ग्वानाइल ट्रांसफेरेज, मतलब ये ट्रांसफर कर रहा है मोनोफॉस्फेट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15, वो है प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन के लिए पहचान अनुक्रम क्या है। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के लिए पहचान अनुक्रम क्या होता है वो बताना है। इसका आंसर देखो ये है, एक बॉक्स जिसको बोलते हैं हम प्रिबनो बॉक्स, और एक सीक्वेंस है टीटीगा का। देखो बात क्या हो रही है यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है। तो अपन को ये पता है ट्रांसक्रिप्शन का मतलब अपन को डीएनए से क्या बनाना है, एमआरएनए, ठीक है। तो ये बात हो रही है प्रोकैरियोट्स में, और डीएनए से एमआरएनए बनाने की जो प्रोसेस जिस एंजाइम के थ्रू होती है उसको अपन बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि डीएनए के एक पर्टिकुलर पोर्शन को क्या करता है, पहचानता है। अब आरएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट पहचान नहीं सकता, इसलिए सबसे पहले कौन काम आता है, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, डीएनए के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचानता है। अब वो सीक्वेंस कहाँ पर होगा, ये देखो जैसे मान लो एक जीन है, इस डीएनए के अंदर एक बात करें तो एक जीन है और इसको अपन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल रहे हैं। इसको अपन ने इसका प्रोमोटर बोल दिया, कोडिंग बोल दिया, और ये हो गया इसका टर्मिनेटर। 3 चीज़ें हो गई यहाँ पर, प्रोमोटर, कोडिंग और टर्मिनेटर। अब इसका जो प्रोमोटर सीक्वेंस है वहाँ पर क्या होता है, कुछ बहुत ही कंसेसर सीक्वेंस होते हैं। इनका मतलब उनको सिग्मा फैक्टर पहचानता है, और वहाँ पर सबसे पहले जुड़ता है सिग्मा, और कौन जुड़ता है साथ ही साथ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। सिग्मा और आरएनए पॉलीमरेज जुड़कर फिर इसको पहचानते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये सीक्वेंस क्या होते हैं, 2 होते हैं। एक को अपन बोलते हैं TATAAT, इसको प्रिबनो बॉक्स बोलते हैं, और एक को बोलते हैं टीटीगाका, ठीक है। अब देखो ये होते कैसे हैं, ये जैसे मान लो कोडिंग है, इसको अपन ने बोल दिया +1 साइड। +1 साइड क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे कोडिंग सीक्वेंस है। इस वाले पोर्शन को इस साइड में अपन बोलते हैं अप स्ट्रीम, और इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ से देखो 10 बेस पेयर दूर एक सीक्वेंस होता है, उसको अपन बोलते हैं प्रिबनो बॉक्स, और 35 बेस पेयर सीक्वेंस होता है दूर एक, उसको अपन बोलते हैं टीटीगाका। ये हाईली कंसेसर सीक्वेंस होते हैं, इनको सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज करता है, और फिर आगे क्या बनाता जाता है, एमआरएनए। समझे आप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि एक mRNA का सीक्वेंस ये है और इस सीक्वेंस के डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड में क्या सीक्वेंस होगा। ये mRNA का दे दिया और डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड पूछा है। तो एग्जाम में देखो ये दो तरीके से इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। एक पैटर्न तो ये रहता है, देखो ये मान लो एक डीएनए का 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और आपको बोलते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाओ। तो आपको क्या करना है, इसका सीधा का सीधा इसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम टू 3 प्राइम आ गया, ठीक है। मान लो यहाँ पर एडेनिन, थाइमिन और एडेनिन है, तो सामने आपको क्या बना देना, थाइमिन, एडेनिन और ये हो गया थाइमिन, क्योंकि एडेनिन के सामने क्या रहता है, थाइमिन, और ग्वानिन के सामने क्या रहता है, साइटोसिन। ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये तो आपने डायरेक्ट बना दिया, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। बट आपको इसके साथ साथ ये पूछ लिया जाए कि mRNA दे दिया आपको एक सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम और बोले कि आपको इससे डीएनए बनाना है, तब आपकी थोड़ी समस्या रहेगी। तो इसको हम कैसे देखें, देखो सपोज करो डीएनए का जो भी स्ट्रैंड है, डीएनए स्ट्रैंड के अंदर ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, और ये डीएनए का सामने हो गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस सीक्वेंस के अंदर मैं अगर मान लो इसको एज ए टेम्पलेट सीक्वेंस बोलता हूँ, समझे आप, इसको टेम्पलेट बोलेंगे तो इसको अपन ने नॉन टेम्पलेट बोल दिया, टेम्पलेट के सामने नॉन टेम्पलेट होगा। देखो डीएनए पॉलीमरेज हो या फिर आरएनए पॉलीमरेज, इसके साथ भी जुड़ सकता है और इसके साथ भी जुड़ सकता है, इसके साथ भी जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ने की पोजीशन के ऊपर आपको ध्यान देना। देखो डीएनए हो या फिर आरएनए हमेशा बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बनेगा कहाँ, मतलब इसका जो पॉलीमराइजेशन होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, यह बात आपको याद रख लेनी है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए बनाना है, आरएनए बनाना है अपन को, और आरएनए बनाता आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा कहाँ पर, 3 प्राइम के ऊपर, और फिर मूव करता जाएगा इस डायरेक्शन में, याद रखना आप। और अगर मान लो मैं बोलता हूँ दूसरे वाले स्ट्रैंड नीचे वाले पे जुड़ गया, तो फिर वो कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा और इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। जब यहाँ वो जुड़ेगा तो कंटिन्यू इसको पढ़ता जाएगा, वो 3 से 5 और आरएनए बनता जाएगा 5 से 3। तो हम आरएनए का सिंथेसिस तो 5 से 3 बोलेंगे, लेकिन आरएनए जिस स्ट्रैंड से जुड़ रहा है उसकी जो पोलैरिटी आ रही है वो अपने पास आ रही है 3 से 5 की ओर, 3 से 5 की ओर मूव करेगा तो वो 5 से 3 बनाएगा। यहाँ से ये बात आपको क्लियर हो गई। अब देखो अगर मैं इस सीक्वेंस को इस टेम्पलेट, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलता हूँ, तो ये नॉन टेम्पलेट हो गया। और डीएनए से आरएनए हमेशा किससे बनेगा, टेम्पलेट से, इसको टेम्पलेट बोलेंगे हम, इसको नॉन टेम्पलेट बोलेंगे। नॉन टेम्पलेट होता है ये कोडिंग होता है और ये सेंस होता है, तो ये सामने वाला क्या हो गया फिर, टेम्पलेट, नॉन कोडिंग और एंटी सेंस, ये दो बातें आपको इसमें याद रख लेनी है। एंटी सेंस कौन सा हो गया, ये वाला एंटी सेंस हो गया, और हमेशा टेम्पलेट से बनता है। अब देखते चलो इसके अंदर आगे, ये मेरे पास देखो मान लो एक सीक्वेंस है mRNA का 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और मैं इसके अंदर मैंने लिख दिया ए, जैसे मान लो ये ऊपर वाला है देख लो, AUGAAUA, मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। अब बोलता हूँ इससे आपको टेम्पलेट बनाना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाना है, तो आप क्या करोगे फिर, ये 5 से 3 है ना, 5 से 3 तो टेम्पलेट से ही बनता है एक्चुअली। तो आपको क्या करना है फिर, इस साइड से इस साइड की ओर ये टेम्पलेट स्टैंड इस तरीके से बनेगा। देखो टेम्पलेट स्टैंड कैसे रहेगा, इसमें ए है, ए के सामने आपने यहाँ पर लिख देना है, ये हो गया टी, फिर इधर आपने क्या लिखना है, फिर आ गया इधर यू आ गया, तो यू के सामने यू आरएनए के अंदर अपन यूरेसिल बोलते हैं, और अगर इसकी बात हम डीएनए में करें तो इसको बोलते हैं थाइमिन। तो थाइमिन के सामने क्या हो जाता है फिर, ये एडेनिन हो गया, ग्वानिन के सामने साइटोसिन हो गया, ये थाइमिन हो गया, ये थाइमिन हो गया, यू के सामने क्या आ गया, यू को वापस से थाइमिन बोल दिया, थाइमिन के सामने आ गया एडेनिन और एडेनिन के सामने आ गया थाइमिन। तो अपने पास ये सीक्वेंस हो गया 3 से 5, इसको 5 से 3 पढ़े, 3 से 5 पढ़े, तो अपने पास ये सीक्वेंस हो गया। फिर अपन इसके सामने देख के डायरेक्ट बना सकते हैं नॉन टेम्पलेट को भी। देखो नॉन टेम्पलेट कैसे बन रहा है, ये आ गया एडेनिन, एडेनिन, उसके बाद में एक के सामने टी आ गया, सी के सामने आ गया जी, और ये टी है, टी के सामने एडेनिन आ गया, ये एडेनिन आ गया, और ए के सामने आ गया थाइमिन और टी के सामने आ गया एडेनिन, समझे आप। तो इस तरीके से बन गया। तो अगर आप सोचते हो कि इसमें टेम्पलेट बना ले, तो टेम्पलेट 3 से 5 बनाओगे आप, ये आपको याद रखना, टेम्पलेट 3 से 5 बनेगा। और आप सोचते हो कि इसका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, तो डायरेक्ट आंसर अगर आपको इसमें लेके आना है, और ये डायरेक्ट अगर आपको टेम्पलेट ही पूछ ले, तो टेम्पलेट बनाना बहुत ईजी। देखो टेम्पलेट की डायरेक्शन 5 से 3 हुई, इसको कंटिन्यू रखते जाओ, जहां जहां पर आपको यूं दिख रहा है ना, वहां पर आपको क्या कर देना है, टी करता है, बाकी टी कर देना, बाकी एज इट इज लिख देना इसको, समझे आप। तो इस तरीके से आप नॉन टेम्पलेट बना सकते हो, फिर सामने टेम्पलेट बना सकते हो। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, टेम्पलेट भी बना सकते हो और नॉन टेम्पलेट भी आप इससे बना सकते हो। तो ये mRNA हो गया और इस तरीके से हो गया इसका टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट। तो एग्जाम में अगर टेम्पलेट पूछे, नॉन टेम्पलेट पूछे, तो आप इसमें अच्छी तरीके से बता सकते हो। अब देखो आगे चलते हैं इसके अंदर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन के लिए, प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन के लिए कौन सी सीक्वेंस की आवश्यकता होती है। देखो ट्रांसलेशन होने का मतलब इस mRNA से अपन को क्या बनानी है, प्रोटीन। अब ये देखो सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, इसके अंदर mRNA बना,
न्यूक्लियस से mRNA क्या आ गया, बाहर आ गया। बाहर आने के बाद इस mRNA से क्या बनी है, प्रोटीन बनी है। तो ये ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस वो हो रही है साइटोप्लाज्म में। एक बात आपको ये समझ में आई। और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है वो हो रही है न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब अपन को ट्रांसलेशन की प्रोसेस करनी है और ट्रांसलेशन की प्रोसेस में अपन को क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए अपन को mRNA, एक अपन को चाहिए इसके अंदर tRNA, एक अपन को इसके अंदर चाहिए राइबोसोम। अब राइबोसोम को कैसे पता चले कि ये mRNA है और यहां से मुझे इससे ट्रांसलेशन करना है। तो देखो कुछ स्पेशल सीक्वेंस होते हैं जिनको पहचाना जाते हैं। अब ये सीक्वेंस प्रेजेंट कहां पर होते हैं, इस mRNA के ऊपर होते हैं। इनको राइबोसोम बाइंडिंग साइट के नाम से जाना जाता है, RBS बोलते हैं इनको, ठीक है। अब इस mRNA के ऊपर कुछ स्पेशल सीक्वेंस होते हैं। अगर हम प्रोकैरियोट के ट्रांसलेशन की बात करें तो उन स्पेशल सीक्वेंस को अपन बोलते हैं साइनो-डलगर्नो सीक्वेंस। ये mRNA के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और उनको राइबोसोम पहचानता है। ये साइनो-डलगर्नो जो सीक्वेंस होते हैं वो होता है, देखो AGG, ये जो 6 अपने पास नाइट्रोजनस बेस है ये सीक्वेंस होता है, समझे आप। ये नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस होता है और फिर आगे आता है GU और AUG स्टार्टिंग कोडोन होता है, आपको पता है। तो इस सीक्वेंस को कौन पहचानता है, राइबोसोम पहचानता है और यहां से ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू करता है। अगर यहां पर लिख दिया जाए यूकैरियोट्स के अंदर ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहां से स्टार्ट होगी, तो एक स्पेशल सीक्वेंस पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं कोजाक सीक्वेंस। तो यूकैरियोट में कोजाक हो गया और प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन की प्रोसेस कौन से सीक्वेंस से स्टार्ट होगी, तो आपको बताना साइन-डलगर्नो सीक्वेंस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन के लिए कौन से इलोंगेशन फैक्टर की जरूरत होती है। देखो प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें 3 प्रक्रिया रहती है। एक को अपन बोलते हैं इनिशिएशन, एक को बोलते हैं इलोंगेशन और एक को बोलते हैं हम टर्मिनेशन। ये 3 प्रोसेस होती हैं, समझे आप। इसके अंदर सबसे बाद में जो प्रोसेस रहती है उसको अपन बोलते हैं टर्मिनेशन और उसके लिए कुछ टर्मिनेशन फैक्टर चाहिए। लेकिन जो इलोंगेशन जो प्रोसेस होती है उसके लिए कुछ फैक्टर चाहिए जो इलोंगेशन की प्रोसेस को करे। इलोंगेशन की प्रोसेस करने का मतलब आपको पता है ट्रांसलेशन के अंदर प्रोटीन बनती है और प्रोटीन को बनाने के लिए क्या चाहिए, अमाइनो एसिड चाहिए। तो अमाइनो एसिड इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते जाएगी और एक चेन बनती जाएगी। तो इस चेन बनने की जो प्रोसेस है, कंटिन्यू जुड़ने की प्रोसेस को अपन बोलेंगे इलोंगेशन प्रोसेस। इस इलोंगेशन प्रोसेस के लिए 2 फैक्टर चाहिए प्रोकैरियोट्स में। एक को बोलते हैं इलोंगेशन फैक्टर TU और एक को बोलते हैं इलोंगेशन फैक्टर TS। इलोंगेशन फैक्टर TU और TS क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स को पकड़ के लाते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड को बनाते जाते हैं राइबोसोम के अंदर। TU को बोलते हैं टेम्परेचर अनस्टेबल और TS को बोलते हैं टेम्परेचर स्टेबल, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो है, कौन सी एंटीबायोटिक राइबोसोम को एमिनो एसिड tRNA से जुड़ने से रोकती है। इसका आंसर होता है टेट्रासाइक्लिन। देखो जो अमाइनो एसिड होते हैं वो ATP के साथ जुड़कर एक्टिवेटेड हो जाते हैं। एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड को tRNA के ऊपर ले जाने का काम होता है AARS का। और इस tRNA की स्ट्रक्चर हम देखें तो ये tRNA की स्ट्रक्चर है और इस tRNA की स्ट्रक्चर के ऊपर अमाइनो एसिड को ले जाने का काम होता है ARS का। तो उनके बाइंडिंग को जो रोकता है राइबोसोम को, इस एक्टिवेटेड tRNA के साथ जो जोड़ता है वो होता है टेट्रासाइक्लिन। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की कौन सी प्रॉपर्टी वोबल हाइपोथेसिस के लिए जिम्मेदार है। देखो वोबल हाइपोथेसिस में आपने सुना होगा, जैसे मान लो कोई भी कोडोन है, जैसे मान लो AUG, ये ट्रिपल कोडोन है, मतलब इसके अंदर ये नाइट्रोजनस बेस 3 है, वो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को क्या करते हैं, कोड करता है। जैसे अब इसके अंदर देखो, जैसे ये ग्वानिन है, ये ग्वानिन क्या करता है, ये वोबल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब सिंपल सा है कि इन 3 कोडोन के अंदर 2 कोडोन होते हैं, उनका रोल ज़्यादा होता है और ये अनस्टेबल रहता है। इसके अंदर कुछ चेंज भी कर दिया जाए तो प्रोटीन के जो फॉर्मेशन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस हाइपोथेसिस को अपन वोबल हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन सी कंडीशन होती है, उसको अपन बोलते हैं डीजनरेसी। अब इस डीजनरेसी को हम समझते हैं ये क्या है। देखो जेनेटिक कोड की जब हम बात करते हैं तो जेनेटिक कोड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी है डीजनरेसी। एक प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अनएम्बिगुअसनेस, अनएम्बिगुअसनेस, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट आती हैं। अनएम्बिगुअसनेस का मतलब होता है एक जो कोडोन होता है वो एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, 1 कोडोन कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन अनएम्बिगुअसनेस, ठीक है। UOO, आपको इस तरीके से याद रख लेना इसको। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि एक अमीनो एसिड को बहुत सारे कोडोन कोड करते हैं, जैसे प्रोलिन है।
अब प्रोलिन है तो एक अमीनो एसिड, लेकिन उसको 6 अलग अलग तरीके के कोडोन बना सकते हैं। कहने का मतलब जैसे अलग अलग सीक्वेंस है, मान लो AUC है, अब इस C में चेंज करते जाएंगे और अलग अलग अपने पास जो कोडोन है वो बनते जाएंगे। हर एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। इस तरीके से जब प्रोलिन को बनाते हैं अपन, तो अपने पास 6 अलग अलग कोडोन होते हैं जो प्रोलिन को बना सकते हैं। तो इस तरीके की कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, याद रखना। अनएम्बिगुअसनेस का मतलब होता है एक जो कोडोन होता है वो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। डीजेनरेसी क्या होता है, एक अमीनो एसिड को अलग अलग कोडोन कोड कर सकते हैं। कहने का मतलब जैसे मान लो AUG है, ये जो भी सीक्वेंस है ये सिर्फ इसी को कोड करेगा, एक ही अमीनो एसिड को। ऐसा नहीं कि AUG प्रोलिन को कोड करा है, AUG मिथ्योनिन को कोड करा है, ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ एक ही को कोड करेगा। हाँ, कोडोन अलग अलग है तो वो कोडोन एक ही अमीनो एसिड को जरूर कोड कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें मानव में लार्जेस्ट जीन कौन से क्रोमोसोम पर उपस्थित होती है। तो सबसे ज़्यादा जीन के नंबर कहाँ पर आएंगे, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट में। और सबसे कम जो जीन के नंबर रहते हैं वो क्रोमोसोम नंबर Y पे रहते हैं। Y पे 231 जीन्स प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। अगला जो क्वेश्चन है, DNA की संरचना में शर्करा एडेनिन से किस बंध के द्वारा जुड़ी रहती है, आपको बॉन्ड बताना है। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि DNA की जो स्ट्रक्चर रहती है, DNA की स्ट्रक्चर के अंदर जो शुगर रहती है वो शुगर फॉस्फेट के साथ जुड़ी रहती है और इधर कोई भी नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ी रहती है। उसी तरीके से सामने इसके बंध पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये वाली शुगर से जुड़ा रहता है, फिर वापस से इस तरीके से, और वापस से ये फॉस्फेट से इस तरीके से जुड़ा रहता है। ये प्रोसेस चलती रहती है। तो इस प्रोसेस के अंदर इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको बोलते हैं हम एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, तो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है शर्करा और एडेनिन। एडेनिन का मतलब कोई भी नाइट्रोजनस बेस हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन के दौरान प्रथम अमीनो एसिड कौन सा जुड़ता है। तो प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन के दौरान पहला जुड़ता है फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन, F मिथ्योनिन के नाम से उसको जानते हैं। और यही बात अगर यूकैरियोट्स में करें तो अपन डायरेक्ट बोलेंगे क्या जुड़ेगा, मिथ्योनिन। इसके लिए कोडोन क्या हो गया, AUG। अगला ये देखो, एक मॉडल है जिसको अपन बोलते हैं जीन बैटरी मॉडल। ये किसने दिया था, जीन बैटरी मॉडल बिटसन, जीन बैटरी मॉडल दिया था बिटसन और डेविडसन ने। उन्होंने बताया कि एक जो जीन होती है उसके पास 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक को अपन बोलते हैं प्रोड्यूसर, एक को बोलते हैं प्रोड्यूसर, एक को बोलते हैं रिसेप्टर, एक को बोलते हैं इंटीग्रेटर, एक को बोलते हैं अपन एनहांसर, एक होता है इसमें साइलेंसर, और उसके बाद में एक होता है इसके अंदर, ये साइलेंसर हो गया एक, और एक हो गया एनहांसर। तो इस तरीके से 1 2 3 4 और ये क्या हो गए 5। ये 5 जो सीक्वेंस रहते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं यूकैरियोट की एक जीन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, DNA पॉलीमराइजेशन की कौन सी दिशा होती है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये 5 से 3 की ओर। DNA सिंथेसिस कहाँ से होता है, 5 से 3 की ओर। अगला क्वेश्चन है, ये एक सीक्वेंस दिया हुआ 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस mRNA के अनुक्रम में 12वीं पोजीशन के ऊपर एडेनिन, 12वीं पोजीशन के ऊपर किसको ऐड कर दिया, एडेनिन। एडेनिन को ऐड करने पर कितने एमिनो एसिड कोड किए जाएंगे। जैसे मान लो इसकी 12वीं पोजीशन कौन सी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस पोजीशन के ऊपर मान लो यहाँ पर एक और एडेनिन ऐड कर दिया अपन, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर कितने एमिनो एसिड कोड होंगे। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा 2। 2 क्यों है इसके अंदर, देखो ये एक सीक्वेंस हो गया CCC, उसके बाद में UCA, उसके बाद में देखो UAG आ रहा है। UAG क्या है, एक टर्मिनेशन कोड है। तो टर्मिनेशन कोड आते हैं यहाँ पर अपने पास सिर्फ 2 ही बनेंगे, चाहे अपन आगे कुछ ही ऐड करते जाओ, यहाँ से क्या हो जाएगी, चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है इसके अंदर कि टर्मिनेशन के अंदर अपने पास टर्मिनेशन कोडोन आ जाए तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वहीं पर स्टॉप हो जाती है। अब ये जो टर्मिनेशन कोड हैं 3 तरीके के होते हैं, जैसे UAA, UAG और UGA। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपने पास UAG आ गया, इसलिए चेन टर्मिनेट हो जाएगी और अपने पास सिर्फ 2 एमिनो एसिड कोड होंगे। अगला क्वेश्चन है 27 है, 999 बेस का एक mRNA है अपने पास, एक mRNA जिसके पास कितने हैं बेस एज, कितने हैं हमारे पास 999। इससे प्रोटीन के 333 अमीनो एसिड को कोड करता है। तो mRNA इतना लंबा हो गया तो अपने पास प्रोटीन कितनी आ गई, यहाँ से प्रोटीन 333 का सीक्वेंस बन गया।
इनमें से 901वीं पोजीशन के ऊपर स्थित बेस को हटा लिया जाता है। तो यहाँ से मान लो इसे 999, तो यहाँ वाली पोजीशन के ऊपर से अपन ने क्या कर लिया, एक बेस को हटा लिया। अब अपने पास कितने हो गए, 998 हो गए बेसेज। इस स्थिति में कितने एंटी कोडोन, जो कोडोन है वो प्रभावित होंगे, कितने कोडोन प्रभावित होंगे। तो याद रखना इसमें कि यहाँ पर अपने क्या किया है कि एक बेस हटा लिया 901 से, तो 901 से हटाते ही आगे के सारे है ना वो सीक्वेंस बदल गए। यहाँ एक हटने का मतलब ये नहीं कि 999 में से एक हटा, एक 901 पे से हटते ही क्या हो गया, 901 के आगे के जितने भी सीक्वेंस थे वो सारे बदल गए। तो 901 से लेकर जितने 999 तक के सीक्वेंस है वो बदल गए। इसका मतलब कितने हो गए टोटल, 999 जो अपने पास बेसेस हैं वो चेंज हो गए। 99 बेसेस कितनों एमिनो एसिड को कोड करेंगे, 33 को। तो इसका आंसर क्या रहेगा अपने पास, 33। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ओकाजाकी फ्रेगमेंट कौन से सिरे पर एलोंगेट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड। देखो ये मान लो एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये फोर्क है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये यहाँ से 3 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम हो गया। ये फोर्क इस डायरेक्शन में ओपन हो रही है, ये फोर्क इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, ओपन हो रही है। तो आप देख पाओगे इसके अंदर अगर डीएनए बनता है तो डीएनए एक तो अपने को इस डायरेक्शन में मिलेगा क्योंकि डीएनए 5 से 3 बनता है, और एक डीएनए मिलेगा अपन को इस डायरेक्शन में, ये भी 5 से 3 चलेगा, ठीक है। अब देखो ये फोर्क की डायरेक्शन में ओपन जो भी डीएनए होता है उसको याद रखना हमेशा वो होता है कंटिन्यूस, या उस स्ट्रैंड को अपन बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, उसको बोलते हैं अपन लीडिंग स्ट्रैंड। उसकी पोलरिटी क्या होगी हमेशा 3 से 5। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था टेली का मतलब होता है टेम्पलेट, और लीडिंग स्ट्रैंड की जो पोलरिटी होती है वो क्या होती है 3 से 5, और उसमें 5 से 3 बनता है फोर्क के डायरेक्शन में डीएनए। जबकि फोर्क की विपरीत दिशा में जो डीएनए बन रहा है वो जो स्ट्रैंड होगा उसको अपन बोलेंगे लेगिंग स्ट्रैंड, और लेगिंग स्ट्रैंड को अपन बोलते हैं डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड, डिसकंटिन्यूस। और लेगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड के ऊपर जो डीएनए के फ्रेगमेंट बनते हैं उसको ओकाजाकी ने देखा और अपने बेसिस पे उसका नाम दे दिया ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कौन से स्ट्रैंड पर बनेंगे, लेगिंग स्ट्रैंड पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 29। डीएनए प्रतिकृति के दौरान हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन सा एंजाइम करता है। तो देखो डीएनए जब भी रेप्लिकेट होता है तो डीएनए आगे की तरफ खुलता जाएगा और सामने इसके स्ट्रैंड बनता जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है टीआरएनए पर उपस्थित एंटीकोडोन भुजा का क्या नाम होता है। तो एक टीआरएनए की जब स्ट्रक्चर बनाते हैं हम इस तरीके से, तो इस टीआरएनए के अंदर अपने को अलग अलग तरीके की आर्म्स दिखती हैं। इन आर्म्स को हम, ये 5 प्राइम हो गया और ये 3 प्राइम हो गया, यहाँ पर देखो एक सीक्वेंस होता है CCA। अब यहाँ पर इस भुजा को अपन बोलते हैं एंटीकोडोन, और ये क्या करता है एमआरएनए के जो कोडोन है उसको रिकॉग्नाइज करता है, ये तो समझे आप। उसके बाद में इसके अंदर एक होती है T-साई-C, एक भुजा का नाम होता है T-साई-C। ये भुजा क्या करती है आपको याद रखना है, ये जो राइबोसोम है उसको रिकॉग्नाइज करती है। और उसके बाद में एक होती है DHU भुजा, DHU भुजा। और ये जो DHU भुजा है ये किसको रिकॉग्नाइज करेगी, DHU भुजा रिकॉग्नाइज करेगी एमिनो एसाइल टीआरएनए को, एमिनो एसाइल आरएनए सिंथेटेज को, एमिनो एसाइल आरएनए सिंथेटेज को क्या करेगी, ये रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेप्टाइड चेन को बनाने के लिए कितने एटीपी और जीटीपी की आवश्यकता होती है। तो पेप्टाइड चेन को बनाने के लिए अपन को एक तो एटीपी चाहिए और 2 जीटीपी चाहिए। अपने को पेप्टाइड चेन बनानी है यहाँ पर, तो अपने को पहला एमिनो एसिड जब हम बनाएंगे या पहला जब एमिनो एसिड जोड़ेंगे उस कंडीशन में अपन को 4 एटीपी और जीटीपी की आवश्यकता होती है। जबकि जब कंटिन्यूसली एक एमिनो एसिड जुड़ने के बाद में कंटिन्यू जब जुड़ते जाएंगे आगे वाले, तो उस कंडीशन में अपन को हर बार क्या चाहिए, एक तो एटीपी चाहिए और 2 जीटीपी चाहिए, एक एटीपी और 2 जीटीपी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, हमारे शरीर में कौन सी प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाएगी। तो इसका आंसर है कोलेजन। अगला क्वेश्चन है 34, कौन सा एमिनो अम्ल मानव शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शन है, ग्लाइसिन, फिनाइल एलानिन, आर्जिनिन और मिथियोनिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्लाइसिन। इसके अंदर आपको एक बात याद रखनी है कि 2 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, एक तो बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है और एक अपन को क्या करने पड़ते हैं, बाहर से लेने पड़ते हैं। तो एक तो होते हैं असेंशियल और एक होते हैं अपने पास नॉन असेंशियल। असेंशियल जिनको बाहर से लेना पड़ता है, नॉन असेंशियल जो बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है। तो जिनको मानव शरीर के लिए जो आवश्यक नहीं है, मतलब बाहर से अपन को लेने नहीं पड़ते हैं, जिनको बॉडी खुद सिंथेसाइज कर पाती है, उसके अंदर एक आता है ग्लाइसिन। इसके अंदर अपने को एक ट्रिक याद रखनी है, टीवी मिल पाथ, ठीक है।
ये सारे के सारे अपने पास क्या है, असेंशियल। तो असेंशियल के अंदर देखो एक तो आ गया ट्रिप्टोफेन, एक आ गया इसके अंदर वेलिन, ट्रिप्टोफेन आ गया, वेलिन आ गया, मिथेनिन आ गया, आइसोल्यूसिन आ गया, ल्यूसिन आ गया, लाइसिन आ गया, फिनाइल एलानिन आ गया, आर्जिनिन आ गया और टायरोसिन आ गया और एच का मतलब हो गया एस्टिडीन। इसके अंदर आपको याद रखना है कि ये जो पी आ रहा है ना, इसको फिनाइल एलानिन आपको याद रखना है, इसको प्रोलिन मत कर देना, क्योंकि प्रोलिन होता है सिंथेसाइज, सिंथेसाइज का मतलब नॉन असेंशियल। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, स्ट्रिक को तो याद कर लेते हैं बट इसको ध्यान में नहीं रख पाते हैं कि ये जो ए है यहाँ पर, ए ट्रिक के अकॉर्डिंग ये जो पी है, जो पाथ के अंदर पी आ रहा है ना, पी का मतलब क्या निकाल लेते हैं, प्रोलिन निकाल लेते हैं। और प्रोलिन जो है वो क्या है, सिंथेसाइज होता है, अपन उसको नॉन सिंथेसाइज में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, कौन सा एमिनो अम्ल मानव शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है इसका मतलब बॉडी सिंथेसाइज करेगी उसको, और सिंथेसाइज जो करी है वो कौन सा हो गया फिर, ग्लाइसिन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो है सुक्रोज कौन सी दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। तो सुक्रोज को बनाने के लिए चाहिए अपन को ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये सुक्रोज, ग्लूकोज और ये फ्रक्टोज, SGF, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। 36 है, प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा हो गई अपने पास फ्रक्टोज, फ्रक्टोज मतलब फ्रूट्स, फ्रूट्स F से फ्रूट याद रख लेना। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन कौन सी शर्करा में पाई जाएंगी, ये दोनों चैन पाई जाती हैं स्टार्च के अंदर। अगला क्वेश्चन है 38, नॉन रिड्यूसिंग शर्करा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, सुक्रोज। तो याद रखना है इसके अंदर एक आता है सुक्रोज और एक आता है ट्रेहिलोज, ट्रेहिलोज, ये दोनों जो हैं वो नॉन रिड्यूसिंग है, बाकी सारी की सारी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। अगला है 16 कार्बन सेचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है, पाल्मिटिक एसिड। 40 है, शहद में कौन सी 3 शर्करा पाई जाएंगी। शहद में देखो 3 शर्करा पाई जाती हैं, डेक्सट्रोज, लेवुलोज और सुक्रोज। 41 है, कौन सी वसा कोशिका झिल्ली में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, ये पाई जाती है फोस्फोलिपिड। 42 है, कोलेस्ट्रॉल कौन सी प्रकार की वसा है। तो कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड है, 2-3 तरीके की वसाएं होती हैं, एक तो सिंपल, एक कंपाउंड और एक होती है डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब ये दूसरे से व्युत्पन्न है, विटामिन डी की प्रेजेंस में बनता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेसिक अमाइनो एसिड कौन से हैं। तो क्षारीय जो अमाइनो एसिड है वो आते हैं लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है, तो लाई, अर्जी, सारी, मतलब अर्जी लेकर आइए भगवान के पास, सारी, सारी का मतलब लाइसिन, अर्जी और ये सारी का मतलब क्षार। अगला है लिपिड रक्त में कौन सी फॉर्म में ट्रांसलोकेट होते हैं, कौन सी फॉर्म के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वो कौन सी फॉर्म रहेगी, लाइपोप्रोटीन। ज्विटर आयन क्या होते हैं, ज्विटर आयन वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, बराबर। ये किन की बात कर रहा हूँ मैं, एमिनो एसिड की। तो एमिनो एसिड के अंदर एक तो बेसिक NH3+ हो और एक एसिडिक COO नेगेटिव हो, उस तरीके के आयन्स को अपन बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, तो नेट चार्ज अगर एमिनो एसिड के ऊपर 0 हो तो उसको अपन बोलते हैं ज्विटर आयन। 46 है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कौन से बंध के द्वारा निर्धारित होती है। तो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, जिसके अंदर एमिनो एसिड आपस में जुड़े रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, तो वो बॉन्ड बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि वापस से और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा तो उसके लिए जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, उसके लिए जो बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। 47 है, अब देखो 47 जो क्वेश्चन है वो अल्फा हेलिक्स के बारे में है। अल्फा हेलिक्स की पिच है उसके बारे में बताना। अल्फा हेलिक्स की पिच कितनी होती है, वो होती है 5.4। प्रोटीन की द्वितीयक जो संरचना होती है वो 2 तरीके की होती है, एक तो होती है अल्फा और एक होती है बीटा। अल्फा के अंदर अपन हेलिक्स की बात करें तो अपन को हेलिक्स की जो पिच मिलेगी वो तो मिलेगी 5.4, और पिच के अंदर एमिनो एसिड जो रहते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो कितनी रहेगी, 3.6 एंगस्ट्रॉम, 3.6 एंगस्ट्रॉम, याद रखना ये। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से हैं, ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें सल्फर होता है वो होता है सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, सबसे ज़्यादा मात्रा में हो गई प्रोटीन जो अर्थ के ऊपर है, रूबिस्को, प्लांट्स के अंदर है ये। सेलुलोज से कौन से होमोपोलीमर से मिलकर बना होता है, सेलुलोज कौन से होमोपोलीमर से मिलकर बना होता है, तो याद रखना बीटा ग्लूकोज, जो पायरेनोज है वो बहुत सारी जुड़ती हैं आपस में और फिर क्या बनता जाता है, सेलुलोज। इस तरीके से अपन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्पेशली 2nd ग्रेड से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ये यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके। धन्यवाद।